कोटताई वालों ने ही सैनिक भाइयों, आज कैप्टन लोकेंद्र साहब को क्यों ना फेडरेशन से बाहर किया जाए? उन्होंने मंच कैसे साझा कर दिया? कैसे उन्होंने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को बेच दिया अपनी? दोस्तों, अभी आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सुने। ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, आज मैं इसे ख़त्म करने के लिए आपके समकक्ष आया हूँ। जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 30 अगस्त को हमने अपने पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, उन मांगों का ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के माध्यम से दिया। अब वहां से कुछ तकलीफें शुरू हुई। अब ये समझ से परे है कि जब पूर्व सैनिकों की मांगें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय रक्षा मंत्री जी तक, माननीय राष्ट्रपति जी तक जा रही हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों की समझ में आ गई होंगी अब तक, और जो नहीं आई तो आगे आने वाले आज इस वीडियो में आपकी समझ में आ जाएंगी। 30 अगस्त को हमने ये ज्ञापन दिया था और वहाँ से तकलीफ़ें शुरू हुई। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भाई अपने पूर्व सैनिकों की मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके ऊपर लगभग 30 से 32 लाख पूर्व सैनिक वीर नारियां उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि शायद हमारी मांगें पूरी होंगी। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कि उस समय हुआ क्या। ये देखिए, आपके सामने मेरे हाथ में एक मोबाइल है और ये व्हाट्सएप है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने 31 अगस्त को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। पहले देखिए, ये कोर ग्रुप ऑफ FVA यानी कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का कोर ग्रुप है। इसमें फेडरेशन के 26 फाउंडर मेंबर्स ही इसमें से ग्रुप में हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले नलिन तलवार जी, जो कि महासचिव है फेडरेशन के, उन्होंने यहाँ पर चेंज किया सेटिंग को और ओनली एडमिन कैन एडिट द ग्रुप सेटिंग ये किया, और इन्होंने तलवार जी ने कपिल फौजी जी को इसमें ऐड किया, और उसके बाद इन्होंने ऐड किया इसमें मोहन रंजन जी को, जो कि पहले इस कोर ग्रुप के इससे एग्जिट कर गए थे। अब इसके बाद मैसेज आता है कपिल फौजी जी का इसके ऊपर। तो क्या मैसेज है, आप एक बार खुद ही सुन लीजिए वॉइस मैसेज। माननीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी, माननीय ग्रुप के सभी सदस्यों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं कपिल फौजी। आज मैं सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्रिय कैप्टन लोकेंद्र साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी बात रखी। बीजेपी के कार्यालय में अच्छी तरह से उनको, मतलब वीडियो मैंने पूरा देखा। तो आपने सुना कि पहले वॉइस मैसेज में क्या बात कहा गया, आपकी जो मांगे रखी गई उनको किस तरीके से इन्होंने स्वीकार किया। अब दूसरा मैसेज आता है, वॉइस मैसेज गोसाल साहब का। अब उन्होंने क्या कहा, ये भी आप यहाँ पर एक बार फिर अपने आप सुन लीजिए। हाँ जी, राम राम खुदा इस सारे ग्रुप के मैंबरों, कोर कमेटी के जिन्हें भी मैंबर ने सारे मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं हमने लोकेंद्र साहब की वीडियो देखी है, सुनी है। लोकेंद्र साहब को मैं मुबारक दिंदा कि बहुत ही वधिया तरीके दे नाल उन्होंने अपना जिस योजना का पक्ष रखा है। बट अभी आपने सुना
किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने जेसीओ और जवानों का जो विसंगतियां हैं अपना पक्ष रखा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद दोस्तों 1 सितंबर को एक फेक मैसेज आया और उसके ऊपर रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन आया वो आप सुनिए। साहब जी आपको प्रणाम, जय बद्रीनाथ। साहब जी देखो, ये कोर कमेटी का ग्रुप है और आपने बड़े सदे शब्दों से बहुत ही अच्छी बात रखी है। इसमें हम कहाँ पे हमारी कमजोरी है, कहाँ हम अच्छे हैं, इसीलिए ये ग्रुप बनाया है। अभी मैंने एक फोटो भी भेजा है, तो सामान्य सदस्यों को उस फोटो पे भी गहनता से देखना चाहिए। मेरा सिंपल सा एक कहने का मतलब था कि जो प्रवक्ता होता है वो फेडरेशन का चेहरा होता है। फेडरेशन के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी से वो ओहदे में नीचे हो सकता है, पर ग्राउंड के ऊपर प्रवक्ता इनसे भी बहुत बड़ा है। ये फेडरेशन की कार्यप्रणाली, क्या चल रहा है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अभी जैसे हमारे माननीय अर्जुन सिंह राठौर ने कहा कि जो रैली हुई अगस्त में वो फ्लॉप हुई, और वहीं पर हमारे जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बहुत लाखों की स्ट्रेंथ आई, बहुत अच्छी रैली हुई अगस्त की। यह समझने की जरूरत है कि फेडरेशन के जो सामान्य सदस्य हैं वो अलग अलग मैसेज कैसे निकाल रहे हैं। जब फेडरेशन के प्रवक्ता को बहुत सोचे समझे शब्दों से बात रखनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूं। किसान तो साथियों आपने सुना, अगर अगस्त की रैली अच्छी हुई तो क्या परेशानी हुई। रैली तो वो पूर्व सैनिकों की थी, पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए थी। हालांकि ये बात सत्य है कि हालांकि ये बात गलत है कि मैंने ऐसा कुछ कहा कि लाखों की तादाद में लोग आए या नहीं आए, ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं तो मैं मानता हूं कि उसमें बुराई क्या है। कोई भी पूर्व सैनिक जो संघर्ष कर रहा है, आप कर रहे हैं तो भी पूर्व सैनिकों के भलाई के लिए है, मैं कर रहा हूं तो भी पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, और कोई भी कर रहा है, वो सारों का अल्टीमेट गोल तो एक ही है कि पूर्व सैनिकों की भलाई हो, पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगतियां हैं वो दूर हों। हम किसी की टांग क्यों खींच रहे हैं? हम किसी की टांग खींच के आगे कभी नहीं जा सकते। या फिर हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य अलग है, या फिर हम किसी दूसरे संगठनों को गिरा के अपनी ही रोजी रोटी पकाना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मकसद किसी का है तो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसी के बाद एक जो हमारे परम आदरणीय परगट जी हैं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, उनका वॉइस मैसेज आता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। प्लीज़ वो भी आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से सुने। सभी मेंबर साहब को, जो भी फेडरेशन के सदस्य हैं, बड़े छोटे, सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। श्रीमान जी, कपिल साहिब, आप लोग तो अभी बता रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, ये अकेला नहीं है जिसके बारे आप बोल रहे हो। मैंने तो ये भी बताया था कि तकरीबन 5-6 मेंबर साहबान जो बीच में अहदेदार बनाए हुए हैं, वो असल जो काम है वो काम ना करते हुए, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना समझते हुए भी चले हैं। तो इस साहिबान के बारे में जिसकी कपिल साहब भी आप बात कर रहे हो,
इसके बारे में तो मैंने जिसमें हम राठौर साहब जी के पास अभी गए थे, उनको भी बताया था कि ये फिट नहीं है। सो अभी आपने सुना, जिनको हम हमेशा 95 साल के बुजुर्ग डुपर सुपर कह के हमेशा सम्मान करते रहे, जिनके हमने हमेशा चरण छुए, आज भी हम उनको परम आदरणीय कहते हैं। और वो हैं क्योंकि वो इस एज में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये पता था कि इसके बीच में 5-6 आदमी गलत हैं, तो उनको ये फेडरेशन की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। उनको उन 5-6 आदमियों का फेडरेशन के बाकी मेंबर्स के सामने डिक्लेयर करना चाहिए था और उनको दूर करना चाहिए था। और जब इनको ये पता है कि मैं यानी कि कैप्टन लोकिंदर सिंह तालान गलत है, तो फिर इनको बियर नहीं करना चाहिए था। ये यहाँ से सोची समझी किसी रणनीति के तहत काम चल रहा है। आप सिलसिलेवार तरीके से आगे देखते जाएं। थोड़ा सा आज समय ज़रूर दें। मैं कभी नहीं कहता कि समय दें, आप समय दें, क्योंकि आज ये 30 से 32 लाख पूर्व सैनिकों के वेलफेयर का मुद्दा है। कौन लेकर जा रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है, किस इसके पीछे किसकी क्या मानसिकता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके आगे आ जाएंगी। आप अभी जब भी मीटिंग होगी तो उसमें आप सभी साहिबान इसके बारे में बोलें और उनसे जवाब भी दें कि ऐसा क्यों किया है, या किसने ऐसा बोला था कि उधर जाकर उनकी खुमार शदीद करें। सो ज़्यादा बातें नहीं करने की ज़रूरत, अभी इसको ज़्यादा बार मत जाने देना बात को। जब भी ये 10-20 रोज में आप लोग मीटिंग करो, मीटिंग बाई फेस होनी चाहिए। ये इनके मैसेज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सामने ही होते हैं। फिर भी आप खुद भी बताओ राठौर साहब को, नलीम साहब को, कि आप एक मीटिंग। तो आपने सुना, हमारे परम आदरणीय प्रगट सिंह साहब ये कह रहे हैं कि ये जो बात है इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ये आपस में मिल बैठ के एक फिजिकल मीटिंग करें और उसमें उनसे जवाब लें और वहाँ पर इस सब की चर्चा करें। ये हमारे माननीय प्रगट सिंह जी ने कहा। तो दोस्तों, उसी दिन यानी कि 1 सितंबर को 2 चीज़ें सामने निकल कर आई। पहली तो ये कि परम आदरणीय प्रगट सिंह जी का अपमान हुआ। उन्होंने कोर ग्रुप में वॉइस मैसेज के जरिए कहा कि इस आवाज़ को, इस चीज़ को बाहर नहीं जाने देना है। उनकी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और इसी के ऊपर वीडियो बना के, जो आपने स्टार्टिंग में देखी और जो अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो ये तो परम आदरणीय प्रगट जी का आदर सत्कार हुआ, क्योंकि उनकी कही हुई बातों का जवाब हुआ। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आई कि मैंने ना तो किसी पार्टी की सदस्यता ली, मैंने सिर्फ अपना ज्ञापन दिया, और वो ज्ञापन दिया मंच पे दिया, डंडे की चोट के साथ दिया, और ये कह के दिया कि जो 65,000 करोड़ रुपए दिया गया है वो कहाँ गया, इसकी जांच हो। उन्हीं मंच से ये कहा कि इसके लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए। डंके की चोट पे कहा। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, जिस वीडियो के ऊपर इन्होंने ये बवाल किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो ये वीडियो है, इसका लिंक भी मिलेगा आपको, और ये वीडियो है, ये हेडिंग है, इसको आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर क्या बातें हुई तो आपकी सब समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। अब इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट हुआ, जब आप उसे देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आखिर ये खिचड़ी पक क्यों रही है। इसके पीछे
रहस्य क्या है? अब देखिए अगला मैसेज जो साबका के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज दिया गया है, वॉइस मैसेज इसी कोर ग्रुप के ऊपर, वो आप सुने, थोड़ा ध्यान से सुने। इनके बीजेपी के प्रधान हैं इंजीनियर गुरविंदर सिंह जी, पहले वो अकाली दल में थे, अभी वो बीजेपी में चले गए और पंजाब एक्सरसाइज विंग के प्रधान हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा मेरे से मेमोरेंडम मांगे हैं, गोसा साहब मेमोरेंडम भेजिए, हम बात करते हैं अमित शाह से, हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर से। और उन्होंने मेरे को कई दफ़ा फ़ोन भी किया कि आप गोसा साहब अपनी टीम लाओ, पंजाब की दो चार बंदे हैं और हमारे साथ चलो, हम आपको अमित शाह से मीटिंग करवाते हैं, राजनाथ जी से करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी मीटिंग कराएंगे। मैंने बोला सर ये हमारा मसला खाली पंजाब का मसला नहीं है, आप तो पंजाब धान हुआ, पंजाब हमारे को ले जाओगे अपनी बल्ले बल्ले वाह 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 खट लोगे। तो दोस्तों आपने सुना साबका के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय घोषाल जी, उनके पास ये ऑफर आए कि उनकी मीटिंग रक्षा मंत्री जी से भी होने का ऑफर मिला, उनको गृह मंत्री जी से भी मीटिंग करने का ऑफर मिला, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मीटिंग करने का ऑफर मिला। ये मैं नहीं, वो अपने वॉइस मैसेज में खुद कह रहे हैं। तो उन्होंने वो मीटिंगें नहीं की। अब सवाल ये उठता है फिर इस आंदोलन के पीछे उनका मकसद क्या है? अगर वो देश के गृह मंत्री से नहीं मिलना चाहते, देश के रक्षा मंत्री से नहीं मिलना चाहते, देश के माननीय प्रधानमंत्री से नहीं मिलना चाहते, तो फिर वो चाहते क्या हैं? ये सवाल है। मेरी तरफ से नहीं है, ये उनका जो स्टेटमेंट है उसी के आधार पर है। तो वो ये तो बताएं कि आखिर इस मूवमेंट के पीछे, उनका इस हड़तालों के पीछे, इस आंदोलन के पीछे उनका मकसद क्या है? क्या उनको ओआरओपी अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर देगा, रसिया का प्राइम मिनिस्टर देगा, या वो उनको ओआरओपी से कुछ लेना देना ही नहीं, ये सिर्फ आंदोलन के पीछे ही चलते रहना है, ये आंदोलन ही करते रहना है? मैंने जो आपको उन्हीं की आवाज़ के वॉइस मैसेज दिए हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं, आपको इनकी रिप्लाई वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। और आपसे वादा करता हूं आपके हर कमेंट्स को मैं रीड करूंगा और उस पर अपना रेस्पॉन्स दूंगा, और उस सब कमेंट्स को मैं फिर से पब्लिक के सामने लाऊंगा, सबके आप लोगों के ही सामने लाऊंगा, ताकि आप बताएं कि आखिर हमको आगे करना क्या चाहिए। दोस्तों 5 सितंबर को फिर एक और डेवलपमेंट होता है, एक वॉइस मैसेज और आता है साबका के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय घोषाल जी का, और वो क्या कहते हैं? हवाई जहाज़ें रोके जाएं, रेल रोकी जाए, रोड रोकी जाएं, 18 से 22 तारीख तक जो संसद स्पेशल संसद चल रहा है उस संसद का घेराव किया जाए। पहले आप उनकी आवाज़ में वो सुन लीजिए कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਡੀਓ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਲ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। और दूसरा मेरी अपील है कि ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਾਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੋਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੰਸਦ ਘਰਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕभी नहीं। कि ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੁੱਧੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਘਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਲਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ सुझाव देते जाओ। तो दोस्तों सुना अभी आपने साबका के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आदरणीय घोषाल साहब क्या कह रहे हैं। कल यानी कि एक दिन अगले दिन के 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, या तो आप घोषणा कीजिए संसद घराव की, नहीं तो फिर साहब का अपनी तरफ से करेगी। ये फेडरेशन के घटक हैं, ये फेडरेशन को चलाना चाहते हैं और फेडरेशन या तो इनके कहने के अनुसार माने, नहीं मानता है तो फिर हम अपने बलबूते पे करेंगे, फिर हमसे कोई कुछ ना कहे, ये धमकी है। और दूसरा लखिंदर सिंह के मामले में भी अपने सुझाव ज़रूर दें, उनको क्यों ना निकाला जाए, ये इनका कहना है। यहीं पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जब इस मैटर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ने बायलॉज का एक एक लाइन एक एक पॉइंट पढ़ के सुनवाया गया और फिर जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे उनसे पूछा गया कि कैप्टन लखिंदर सिंह ने किस पॉइंट का उल्लंघन किया है। जब सारे बायलॉज ख़त्म होने तक किसी भी पॉइंट का उल्लंघन नहीं मिला तो लास्ट में महासचिव जी की तरफ से एक पॉइंट रेज किया गया कि आगे से अगर कोई इस तरीके से ज्ञापन देने जाता है तो उसको फेडरेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसको सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने स्वीकार किया। उसके अंदर मैंने एक पॉइंट और ऐड ऑन किया कि सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करना चाहिए, जो भी ज्ञापन देता है उसकी कॉपी भी एफबीए को देनी चाहिए। इस पर सब सहमत थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कोर ग्रुप में पोस्ट डाल के क्लियर कर दी। ये आपके सामने है, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जो कि प्रेसिडेंट हैं एफबीए के, उनकी तरफ से ये डाला गया। ये सारा मैटर आपके सामने है, आप इसको आराम से धीरे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें उन्होंने निकाली कि उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा था। लेकिन इन सब चीज़ों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ।
जिन लोगों ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, विद्रोह किया, वो कंटिन्यू करते रहे, इन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया। और दोस्तों 5 सितंबर को ही साबका के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौसाल साहब ने सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा बरनाला से उनके माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन कराया। यानी कि उन्होंने बीजेपी का कार्यकर्ता बनके मेरे पास फ़ोन किया और मुझे बधाई दी और कहा कि मैं भी बीजेपी में हूँ, आप बीजेपी में सम्मिलित हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो साबका के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने ग्रुप में खुद डाली है, वो जवाब आप खुद सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि ये एफबीए का विरोध कर रहे हैं या मेरा प्रचार कर रहे हैं, ये आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फ्रॉम बरनाला। जी सत श्री अकाल। हाँ जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह मेजर हरदीप सिंह रंधावा फ्रॉम बरनाला। जी सत श्री अकाल जी, सत श्री और अकाल। बहुत ठीक ठाक सर, आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? बस के साथ गाड़ी सब आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक ठाक। हमारी आशीर्वाद क्या, आपकी आशीर्वाद आजा, आप अच्छा हुआ बीजेपी में आए, हम भी वेलकम आपको करते हैं। आप बीजेपी में हैं? हाँ। सर मैं नहीं आया बीजेपी में, मेरा बीजेपी के उनसे अपना काम करवाने का वो है। अच्छा मैं अच्छा किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा। मैं हाँ जी हाँ माफी चाहूंगा सर। हाँ जी मैं देखिए, मैं कहते हूँ कि अब ढलती उम्र है, हाँ जी हाँ जी। अब ना तो मैं कोई कार्यकर्ता बन सकता हूँ ना कुछ, मैं तो सिर्फ अपने जवानों के लिए हाँ जी जो सही प्लेटफॉर्म जहाँ है के थ्रू मांग ही रख सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरे दफ्तर में भी आए थे बीजेपी आए, जी जी मैं उनको इनकार कर दिया था। मैं बोला मेरी नॉन पॉलिटिकल संस्था है साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी पंजाब से। ओके। और मैं उनका कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ना मैं किसी पॉलिटिकल के बीच में जाता हूँ। मैं तो यही आपसे मैं पता करना था कि साहब आप भी हमारे इतने नेशनल है हो एक स्पोक पर्सन है जी तो आपसे साझी कर रहे थे, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं देखा था वीडियो। जी तो मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरी तो अपनी संस्था बहुत बड़ी संस्था है पंजाब के अंदर। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से, किस मानसिकता से ये कॉल रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे जिसके पेट में काला होगा वही दूसरे के बारे में ऐसा सोचेगा। क्या ज़रूरत थी? सारी की सारी वीडियो पब्लिक के सामने है, जो मैंने मंच पे एक एक शब्द कहा वो सबके सामने है। फिर भी चलो अच्छी बात है, अगर इनको ऐसे अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम। हम जैसे हैं आपके सामने हैं, जो बोलना है सबके सामने बोलना है। हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है। हमारा मकसद है किसी भी तरीके से अपने पूर्व सैनिक, वीर नारियां, जितनी भी हमारी माता बहनें, विधवाएं, सबको, डिसेबल्ड सोल्जर हैं, उनके वेलफेयर को किसी भी तरीके से सरकार से लिया जाए। बस इतना सा मकसद है, इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको तय करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि मानसिकता किसकी खराब है और किसको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको जो अगला वॉइस मैसेज सुनाने जा रहा हूँ वो माननीय कपिल जी का है। ये उनका वॉइस मैसेज है जिन्होंने आज तक फाउंडर मेंबर की फीस जमा नहीं की, जिन्होंने 20 फरवरी से लेके आज तक बार बार मंच पर खड़े होकर कहा है कि हमारे पास जितना भी चंदा आया है वो हम सब एफबीए को, फेडरेशन को हिसाब के साथ देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। जिनकी संस्था ने अभी तक फेडरेशन के साथ अपना कंसेंट लेटर नहीं दिया, जो फेडरेशन की दुहाई देते रहते हैं हमेशा। सुने जरा ध्यान से कि वो क्या कहते हैं। नाश जाएगा जो पूरे देश के इन्होंने पैसे फुकवा दिया, सब कुछ फुकवा दिया, 2 शहादत हो गई और
नियम नहीं बनाया और इसी के मंच पे जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकता है? फेडरेशन की एकता क्या है? कल ना जब फैक्ट्री नली तलवार राहुल गांधी से मिल लेगा, एसपी भूषण साहब जाके मुलायम के लड़के से मिल लेगा, परसों मोहन रंगन तमिलनाडु के एसटीएन से मिल लेगा, कपिल पूजी किसी और जगह जाके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से मिल लेगा। ये क्या चल रहा है? क्या तमाशा चल रहा है फेडरेशन में? तुम्हारे बाइलॉज नहीं है तो इसे बाइलॉजों को आग लगा दो। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मेरे को इतना नहीं पता। बाइलॉजों के अंदर आग लगा दो। अगर तुम्हारे बाइलॉजों में अगर ये चीज नहीं है कि भाई कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फैसले लेके और राजनीतिक पार्टियों से मिलेगी तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आग लगाओ उसे बाइलॉजों को। जिस संगठन में एकता नहीं है, जिस संगठन का कोई पदाधिकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बताता। तो आपने सुन लिया, आग लगा दो बाइलॉज को। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अनपढ़ आदमी एलएलबी कर रहे हैं, वो अपने आप को अनपढ़ बोलते हैं। किस तरीके से पूर्व सैनिकों के सेंटीमेंट से खेला जा रहा है। जो परम आदरणीय प्रगट सिंह जी, जिनको 95 ईयर्स एज हो गई, संघर्ष कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये घर की बात है, अभी अंदर रहने दो। उसको नज़रअंदाज करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। जो अध्यक्ष माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर एफबीए के अध्यक्ष हैं, उनके साथ डिस्कस नहीं करते और अपनी तरफ से फरमान जारी कर देते हैं, एफबीए के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बाहर निकाल के फेंको, बाइलॉज को आग लगा दो। पिछले 5 महीने से कम हजारों फोन कॉल पर किस तरीके से पर्सनली मैं खुद बोला हूं कि मैंने किस तरीके से लोगों के साथ संवाद किया है। बार बार लोगों का कहना है कि जो पैसा आया, कलेक्शन हुआ, वो कहाँ गया, उसका हिसाब किताब कहाँ है। मैं सब मिल जाएगा, आ जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आज तक 20 फरवरी से लेके एफबीए के गठन तक का 1 पैसे का हिसाब नहीं है। और वो कितनी दुहाई दे रहे हैं, क्या क्या चिल्ला के कह रहे हैं। बड़ी जब इंतहा हो गई हर चीज़ की, तब आज मुझे मजबूरी में ये आके यहाँ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है। कोई किसी को नामर्द बोलता है, कोई क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। कैसी मानसिकता है। ये दिखा रहे हैं कि आप कैसे संस्कारों में पले पड़े हो, क्या आपका कल्चर है, क्या आपकी सोच है और आगे भी आप क्या कर सकते हो। जब आपकी मानसिकता ऐसी है, आपकी सोच ऐसी है, आपका लेवल ये है। और नहीं बताऊंगा, बहुत सारे वॉइस मैसेज हैं, इतने हैं कि पूछो मत। काफ़ी लोगों ने सुने हैं। एक भाई साहब पढ़े लिखे, एयरफोर्स से रिटायर्ड, और कह रहे हैं कि कोई जवाब ही नहीं मिला। हम इतने दिन से कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। जवाब तो आप खुद अपने आप ही दे रहे हो। आप खुद अपने आप को किस किस संज्ञा में ले रहे हो, क्या कह रहे हो। अगर किसी ने खाना खिलाया तो उसको बोल रहे हैं कि हमको उल्टी आ रही है। आपको 5 महीने बाद उल्टी आ रही है खाना खाने के बाद। जिन लोगों ने जंतर मंतर पर वो माहौल याद करा दिया कि वहां पर ले जाकर बड़ा खाना तक किया अपने पूर्व सैनिकों का, उनको बोल रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको पीठ में छुरा भोंकना कह देते हैं। आपके मंच पर आके कोई सपोर्ट करता है और तो फिर जैसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो मेरे समकक्ष ना आ जाए, उसको धक्के मार के बाहर निकालने की रणनीति है। इस तरह के हजारों सवाल बार बार हमसे पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल डेट एक ही लक्ष्य है, अपने पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को दूर करवाना, उनके वेलफेयर से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको उठाना, उन तक पहुंचाना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिर जाते हैं। कभी भी वो दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा, उसका भला कभी नहीं हो सकता। कभी भी किसी को गिरा के कोई आज तक आगे बढ़ा नहीं है।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने भाइयों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जिसने अपने भाई को ठोकर मारी उसका कुछ नहीं, घर में दिया जलाने वाला नहीं बचा, और जिसने अपने भाइयों को साथ लेके चले उनका जग में नाम रहा हमेशा। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, और बार बार अपनी दरिद्रता का गाना गाते रहोगे तो आप अमीर नहीं बन जाओगे। और अगर किसी दूसरे पे उंगली उठाते रहोगे तो वो एक उंगली है आपकी तरफ पहले से 3 उंगली मुड़ रही है। दुनिया जानती है कितने लंबे समय से आप इस तरह के मूवमेंटों में जुड़े हुए हो। आप परजीवी बन गए हो, पैरासाइट बन गए हो। इस मानसिकता को बदलो, बाहर निकलो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का साथ दो, दिल के अंदर किसी के लिए अच्छा करने की भावना पैदा करो। हमने तो बचपन में सुना था कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो अब जितने भी आप लोग उत्पात करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने ये कैपेसिटी दी है और प्रभु ने किसी एक अच्छे काम पे लगाया है तो वो करते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, जो लोग अपने देश की सीमाओं के खातिर अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते, जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्या वो लोग संसद घेराव करेंगे? क्या कभी मां अपने बच्चे को कष्ट देती है? वो कष्ट सहन कर सकती है लेकिन अपने बेटे को, अपनी औलाद को कभी कष्ट नहीं देती। तो पूर्व सैनिक जिस धरती माता की सेवा में अपना सर्वोपरि बलिदान देने से पीछे नहीं हटते, वो क्या संसद घेराव करेंगे? क्या संसद घेराव करना सही है? वो भी देश के पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने अपना आजीवन सुरक्षा के लिए दे दिया। किसी के बहकावे में आके, भावनाओं में बहके कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में आप अपनी नज़रों में गिर जाओ। सामने वाले का उद्देश्य समझो कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। आपका मकसद कैसे हल होगा? संवैधानिक तरीके से आप जब लड़ेंगे आपकी मांगें मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप बैरिकेड पे चढ़ेंगे, आप संसद घेराव के लिए जाएंगे, आप देशद्रोही की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और फिर आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए अपने विवेक से काम लें। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, इतनी सारी हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कीचड़ में पत्थर फेंकने से सिर्फ आपके कपड़े ही गंदे होंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। और जो कह दिया है इससे भी अगर किसी भाई को आहत होता है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और यही आज का मेरा कहना है। चलिए ख़त्म करते हैं FBA के झंझट को और फिर से इसको ले जाते हैं उसी ऊंचाई पर, उसी बुलंदियों पर जहां आप FBA को ले जाना चाहते हो। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।